मेरा नाम अदिति है। मैं एक ऐसे गांव की रहने वाली हूँ जहाँ पर प्रथा के नाम पर औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उसकी मान मर्यादा के साथ भी भेदभाव किया जाता है। हमारा गांव पुराने जमाने की सोच वाले लोगों से भरा पड़ा था, जहाँ पर इस सदी में आकर भी पुरानी प्रथाओं को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। एक ऐसे ही परिवार से मैं भी बिलोंग करती थी। मेरी ज़िंदगी में भी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था और मेरे साथ बुरा करने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने ही थे। जब हमारे अपने ही हमारे बुरे बन जाते हैं तब हमारा विश्वास लोगों से उठ जाता है, क्योंकि इंसान हर तरफ से धोखा खाने के बाद किसी ऐसे इंसान पर विश्वास तक नहीं करता जो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है। मगर मेरा तो साथ देने वाला भी कोई नहीं था। मेरे अपनों ने ही मुझे उस नर्क में पहुंचाया था जहां से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मगर जैसे तैसे इस नर्क से निकल के मैंने अपनी जान को बचा लिया था। हमारे गांव में औरतों का बहु विवाह करवाया जाता था। मैं नहीं जानती थी कि हमारे गांव की औरतें यह सब कैसे बर्दाश्त करती थी, मगर मैं पढ़ी लिखी थी इसलिए इन बातों के सख्त खिलाफ थी और मेरे साथ भी ये लोग कुछ ऐसा ही करने वाले थे। मगर मैंने हिम्मत करके इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन रोक लगाने से पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरा रिजल्ट आने वाला था और फाइनली मेरा रिजल्ट आ भी गया था। मैंने दिल्ली की यूनिवर्सिटी से एमबीए कंप्लीट किया था और आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा सपना पूरा हो गया था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हासिल करना चाहती थी, मगर हमारे गांव की लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था। मैं अपने गांव की पहली ऐसी लड़की थी जिसने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शहर जाकर पढ़ाई की थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मेरी हर जिद को जैसे तैसे पूरा किया था। हम लोग गरीब थे। मेरे पिताजी एक मामूली सी किसान किसान थे। गांव में ही खेती बाड़ी करके हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया करते थे। बचपन में मेरी माँ ने मुझे सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था। सरकारी स्कूल में हाई स्कूल तक पढ़कर मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ कि मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती थी, मगर हमारे गांव की लड़कियों को शहर जाकर पढ़ने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। गांव के सरपंच जी का कहना था कि गांव की लड़कियां शहर जाती है तो बिगड़ जाती है और अगर उन्हें पढ़ने के लिए ज़्यादा छूट दी जाती है तो वे अपने माता पिता और हमारे गांव की रस्मों के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव के सारे ही लोग अपनी बेटियों को शहर भेजने से बहुत डरते थे। जब मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो गया तो मैंने जैसे तैसे इंटर भी पास कर लिया था, मगर अब मुझे आगे भी पढ़ना था, इसलिए मुझे शहर जाना था। मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती थी क्योंकि शहर जाकर पढ़ने के मैं सपने देख रही थी। मैं कभी कभी टीवी में देखती थी कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उनकी कितनी मज़े की लाइफ होती है, फिर पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, जिससे उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं और उनका सपना भी पूरा हो जाता है। मगर हमारे गांव की लड़कियां ऐसा सपना देखती थी तो उसे आरोप माना जाता था। हमारे गांव की लड़कियों को सपने देखने का कोई हक नहीं था। उनसे उनकी आंखों के सपने नोच लिए जाते थे और फिर उनको एक ऐसे नरक में धकेल दिया जाता था जहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। मैं जानती हूँ कि हर लड़की की अपनी ख्वाहिश होती है। कुछ लड़कियों को पाबंदी भरी जिंदगी अच्छी भी लगती है, जो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए जीना चाहती है, उनके मुताबिक शादी करती है और शादी करने के बाद अपने पति और ससुराल वालों को खुश करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी सब में ही बर्बाद कर देती है। इस बीच उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग रहती है, जो कि उनकी लाइफ की एंजॉयमेंट होती है। पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक शादी की, पति के घर जाकर उसके घर वालों का और उसका ख्याल रखा, बच्चे पैदा किए और फिर बच्चों का ख्याल रखा। इस सब के बीच औरत अपना ख्याल रखना तो भूल ही जाती है। यह वो औरतें होती है जो अपनी ज़िंदगी को दूसरों के नाम कर देती है और कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो ज़िंदगी को अपने मुताबिक जीना चाहती हैं। वे जब पैदा होती है तो अपनी आंखों में एक चमकता हुआ सपना लेकर पैदा होती है जिसे वे साकार करना चाहती है, मगर कुछ के पेरेंट्स उनका साथ देकर उनका सपना पूरा करवा देते हैं और कुछ के पेरेंट्स उनकी शादी करवाकर उनके सपनों को दबा देते हैं। मैं उन सारी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। मैं अपनी आंखों में जिस सपने को लेकर पैदा हुई थी उस सपने को जैसे तैसे पूरा करना चाहती थी। इस सब के बीच मैंने अपने पेरेंट्स की भी खुशी नहीं देखी थी। मेरा टारगेट सिर्फ इतना था कि मैं इतनी एजुकेशन हासिल करूं कि आगे चलकर मैं शहर में अच्छी कंपनी की पोस्ट पर नौकरी कर सकूं, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ मेरा सपना जॉब करने का भी था।
मैं जॉब करके अपने सपने को पूरा करना चाहती थी, अपने दिल को तसल्ली देना चाहती थी और अपने माता पिता का साथ देना चाहती थी। उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहती थी, उनको उस पुराने ख्यालों वाले गांव से निकालना चाहती थी, क्योंकि हमारे गांव में रहने पर तो हमें कभी भी कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इस गांव में सरपंच के फैसले का बहुत मान रखा जाता था। सरपंच के आगे मजाल थी कि कोई गांव वाला कुछ बोल सके। मेरे पिताजी तो वैसे भी एक मामूली से किसान थे, तो फिर उनकी क्या सरपंच के आगे चलनी थी। लेकिन मैं बड़ी जिद्दी थी। बचपन से ही मुझे अपनी जिद मनवाने का पूरा शौक था। मैंने अपने पिताजी से शहर जाने की जिद की कि मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। मेरी सोच के मुताबिक मेरे पिताजी ने मुझे साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वे भी इस गांव के फैसले को, इस गांव की मान मर्यादा को, यहाँ के रीति रिवाजों को, यहाँ की प्रथाओं को बहुत ज़्यादा मानते थे। इसलिए मुझे उनके आगे जिद करनी पड़ी। मेरे पिताजी ने माँ से कहा था कि तुम्हारी बेटी की यह जिद मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं गरीब इंसान हूँ, आखिर कब तक इसको पढ़ाऊँगा। एक ना एक दिन मुझे इसकी शादी भी तो करनी है, इसका दहेज भी तो बनाना है। क्या सारे पैसे मैं इसकी पढ़ाई पर ही खर्च कर दूं? मेरी माँ उनको समझाती थी कि देखो, हमारी बेटी अपनी आंखों के सपने लेकर पैदा हुई है। वह हमारे लिए ज़िंदगी को आसान बनाना चाहती है। तुम उसके मुताबिक चलोगे तो वह हमें एक नई उम्मीद देगी। मेरे पिताजी माँ से कहते थे कि हमें उम्मीद बेटियों से नहीं बल्कि बेटों से लगानी चाहिए। हमारा गांव इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता कि हम बेटियों से नौकरी करवाएं, और तुम इस बात को यहीं रोक दो। आगे कभी तुम्हारे मुंह से यह बात नहीं निकलना चाहिए कि हमारी बेटी पढ़ने के बाद नौकरी करना चाहती है। गांव के लोगों को अगर यह बात पता चल गई तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, और अपनी बेटी को तुम साफ साफ इनकार कर दो। मैं किसी भी हाल में उसे शहर नहीं भेजूंगा। उससे कहो कि अपनी पढ़ाई पर रोक लगाए। बस उसने यहाँ के सरकारी स्कूल से इंटर कर लिया, वही बहुत है। अब ना तो शहर जाकर पढ़ने वाली जिद उसकी पूरी होगी और ना ही नौकरी करने वाली। बस अब वह जवान हो गई है तो उसके रिश्ते भी आने शुरू हो गए। मैं उसका कहीं से अच्छा रिश्ता देखकर उसकी जल्द से जल्द शादी करवा दूंगा। मेरी माँ पिताजी के मुंह से यह बात सुनकर खामोश हो गई थी, क्योंकि पिताजी के सामने तो वह भी कुछ नहीं कहती थी। उन्होंने भी हमेशा अपने पति के आगे सर झुकाया था, मगर जैसे तैसे मैंने भी अपने पिताजी को शहर जाने के लिए मना ही लिया था। मेरे पिताजी गांव के सरपंच जी से बहुत डरते थे, इसलिए गांव के लोगों को उन्होंने यही बताया था कि उनकी बेटी कुछ दिनों के लिए शहर उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए जा रही है। मेरे पिताजी और मेरी माँ ने गांव वालों से क्या झूठ बोला था क्या नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था, और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई थी, और वहाँ जाने के बाद मैं वहीं पर हॉस्टल में रहने लगी थी। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगभग 5 साल लग गए थे। 5 साल बाद मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब घर वापस आई तो बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर गांव में आने के बाद मैंने देखा कि गांव के माहौल में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था। यह 5 साल मेरे माता पिता ने मेरे बिना गुजारे थे, और मैंने भी उनके बिना गुजारे थे। उन लोगों को मेरी याद तो बहुत आई थी, मगर वह लोग मेरी जिद के आगे हार मान चुके थे। मेरी उनसे फ़ोन पर हर रोज़ बात होती थी। अब मेरा सपना था कि मैं नौकरी करना चाहती थी। मैंने गांव आने के बाद अपने पिताजी से इस बारे में बात की, तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं तेरी यह जिद कभी भी पूरी नहीं कर सकता। तू नहीं जानती कि 5 साल मैंने किस तरह गाँव वालों को झूठ बोल बोल कर गुजारे हैं। पिताजी ने बताया कि गांव के सरपंच को शक हो गया था कि तू शहर में पढ़ने के लिए गई है, मगर उसको मैंने कैसे संभाला है यह मैं ही जानता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि तू शहर जाकर नौकरी भी करे। अगर सरपंच को और गांव में किसी को भी कानों कान इस बात की खबर भी लग गई तो हम लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तू अच्छी तरह से जानती है हमारे गांव की लड़कियां ना तो ज़्यादा पढ़ती है और ना ही उन्हें नौकरी करने की परमिशन दी जाती है। हमारे गांव की लड़कियां तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गृहस्थी संभालने के लिए जल्द से जल्द उनकी शादी करवा दी जाती है। अब मैं तेरी किसी बात को नहीं सुनूंगा। बस मैं तेरी जल्द से जल्द शादी करवाना चाहता हूँ, और अब मैं तेरे लिए रिश्ते तलाश कर रहा हूँ ताकि तेरी शादी करके मैं चैन सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। अपने पिता की बात सुनकर अदिति बहुत निराश हो गई थी, क्योंकि वह अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर पता नहीं उसके पिताजी को क्या हो गया था। इस बार उन्होंने उसकी किसी भी बात को न मानने की ठान ली थी। उसकी माँ भी अब उसे बहुत समझा रही थी। उन्होंने कहा था,
बेटी, गांव वाले हम पर तुम्हारी शादी का दबाव बना रहे हैं क्योंकि तुम्हारी उम्र की लड़कियों की शादी हो चुकी है और उनके पास तो एक एक बच्चा भी है। हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए ताकि गांव में हमारे लोगों के सामने नाक न कटे। अदिति बहुत परेशान हो रही थी। वह अपने गांव की इस रस्म को ख़त्म करना चाहती थी कि लड़कियों की शादी कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ा स्पेस देना चाहिए। मगर गांव के रिवाजों के खिलाफ आज तक कोई भी नहीं जा सका था, तो फिर वह भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पिताजी ने उसके लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे। अदिति अपने पिताजी और माँ को बहुत समझा रही थी, मगर वे लोग उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उल्टा वे लोग उससे यही कहते थे कि अब तू खामोशी से शादी कर लो क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी तुम्हारी बात मानी है। अब तुम अपने माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ और हमारी बात मानकर खुशी खुशी अपने ससुराल की हो जाओ। अब अदिति के पास अपने माता पिता की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था क्योंकि वे लोग उसे काफ़ी इमोशनली ब्लैकमेल कर चुके थे। उनके गांव की लड़कियों को तो इतनी भी परमिशन नहीं थी कि वे अपनी किसी पसंद के लड़के से शादी कर सके। उनके गांव में मोहब्बत के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती थी। जो लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, या फिर लड़का लड़की गांव से भागकर शादी कर लिया करते थे तो उनके माता पिता को कड़ी सजा दी जाती थी। उनके माता पिता सारी जिंदगी अपने बच्चों को कोसते रहते थे। अगर लड़का लड़की हाथ भी लग जाते थे तो उनको मौके पर ही मार दिया जाता था और उनकी लाश को जंगलों में फेंक दिया जाता था क्योंकि ऐसा करने से गांव की इज्जत पर दाव लग जाता था। यह सब कुछ उनके गांव के सरपंच का कहना था। इसलिए उनके गांव में बहुत कम केस ऐसे होते थे जो लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हो। अदिति तो इन बातों में थी ही नहीं। उसने शुरू से ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया था और यही इसका लक्ष्य था। अब उसे अपने सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे थे, मगर वह क्या कर सकती थी। उसे भी अपने माता पिता की जान की बहुत परवाह थी, उनकी इज्जत का बहुत ख्याल था। इसलिए उसने अपना सिर झुका दिया था और जहाँ वे लोग उसकी शादी करवाने जा रहे थे वह खामोशी से वहाँ शादी करने के लिए तैयार थी। उसके पिताजी ने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया था और अब उन्होंने उसकी शादी के लिए काफ़ी सारा दहेज भी इकट्ठा कर लिया था और अपने सपनों को अपने ही दिल में दबाकर अदिति अपने ससुराल को चली गई थी। उसने अपने ससुराल के लोगों की तारीफ गांव वालों से बहुत सुनी थी। लोग उसे खुशकिस्मत समझ रहे थे कि वह गांव के जमींदार के बेटे के यहाँ शादी करके जा रही है और उनके घर की बहू बन रही है। उसके ससुराल में उसके सास ससुर और पति के अलावा सिर्फ एक देवर था। उसके ससुराल का घर काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर एक नौकरानी भी काम करती थी, उसका नाम सरला था। अदिति यह देखकर चौंक गई थी कि सरला की उम्र सिर्फ 16 साल थी और वह इस घर के सारे काम किया करती थी। उसका पति घर का सबसे बड़ा बेटा था। शादी की रात जब उसका पति कमरे में आया तो उसने अपना हक उससे ले लिया था, मगर अदिति को सोच सोचकर अफसोस हो रहा था कि उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी ये कैसे इंसान से करवाई थी जो कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी बोली से साफ लगता था कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। जैसा भी था, जो भी था, वही मेरा पति था और मुझे उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना था, इसलिए मैं खामोश रही। मेरी सास मुझसे घर के सारे काम काज करवाती थी। खुद तो वह सारा दिन गांव की औरतों के साथ बातें करने में लगी रहती थी और मुझे घर की सारी जिम्मेदारी दे दी थी और मैं और सरला घर के सारे काम किया करते थे। मैंने एक दिन बातों ही बातों में सरला से पूछा था कि वह हमारे घर पर नौकरी क्यों करती है जबकि उसकी इतनी कम उम्र है और उसको तो इस उम्र में अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि वह लोगों के घरों में काम करती है। सरला ने बताया कि भाभी जी, लोगों के घरों में काम करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है क्योंकि इस दुनिया में मेरी बूढ़ी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। वह हमेशा बीमार रहती है, उसको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है। मुझे उनका इलाज करवाना पड़ता है, इसलिए मैं लोगों के घरों में काम करके पैसे जमा करती हूँ, फिर उनका इलाज करवा रही हूँ। इस घर में जो खाने के लिए बचता है वह मैं घर पर लेकर जाती हूँ। हम दोनों माँ बेटी साथ बैठकर खाना खाते हैं, बस यही मेरी ज़िंदगी है। हम दोनों के लिए इस समय 2 वक्त की रोटी दुश्वार है और आप शिक्षा हासिल करने की बात करती हो। सरला की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मुझे आज अपने पिताजी की बहुत याद आ रही थी जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने इतनी भी एजुकेशन प्राप्त की।
इस गांव में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें ढंग से अपना नाम तक लिखना नहीं आता। मैं तो फिर भी उनसे कई गुना बेहतर हूँ। मैंने देखा था कि सरला बहुत फटे पुराने कपड़े पहनती थी। मैंने उसको अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ और उसकी माँ के इलाज के लिए थोड़े बहुत पैसे भी दे दिए थे। एक दिन मैंने देखा कि सरला किचन में काम कर रही थी। उसके कपड़ों की हालत बहुत बुरी थी, तो मैंने उसे अपने एक सूट निकाल कर दे दिया और ऐसा करते हुए मुझे मेरी सास ने देख लिया। उन्होंने तभी अचानक किचन में आकर मुझे डांटना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, इस नौकरानी को इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो इतना हंगामा शुरू कर दिया कि घर के सारे लोग ही किचन में जमा हो गए थे। मैंने अपनी सास को समझाया, माँ जी, यह जवान लड़की है और इस तरह के फटे हुए कपड़े पहनना इसे शोभा नहीं देता। यह बेचारी गरीब है, यह नए कपड़े नहीं खरीद सकती, इसलिए मैं इसको अपने कपड़े दे देती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने तो इस छोटी सी बात का इशू ही बना दिया। मेरी इतनी सी बात का कहना था कि मेरी सास ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। अपनी सास को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैं अपने माता पिता की इतनी लाडली थी कि उन्होंने कभी मुझे डांट तक नहीं लगाई थी, और आज मेरी सास ने मुझ पर हाथ उठा लिया था। सिर्फ एक छोटी सी बात पर मेरे पति ने भी मुझे डांटना शुरू कर दिया था कि तुम हमारे घर की बहू हो, बहू बनकर ही रहो, मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। किसके साथ क्या करना है और किसको कितने कपड़े देने हैं, यह सब कुछ मेरी माँ देखती है। तुम्हें इस घर में अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करने की परमिशन नहीं है। मेरे पति ने सरला की तरफ देखते हुए कहा, इस पैर की जुत्ती को अपने सर पर बिठाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आइंदा ध्यान रखना। सरला को भी मेरी सास ने डांटकर उसके काम में लगने के लिए कह दिया था और मुझे अपने कमरे में आने को कहा था। अपने ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार देखकर मैं अचानक चौंक सी गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सबके सामने कुछ नहीं बोल पाई थी, क्योंकि आज पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि इन लोगों ने मेरी इंसल्ट की है। मैं किचन में खड़े होकर रोने लगी थी। तभी सरला ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि भाभी, आप रोना बंद करो। मुझे तो हैरानी होती है कि आप जैसी इतनी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की आखिर इस घर में कैसे आ गई। आपको नहीं पता, ये लोग इंसान नहीं जानवर है। आप इन लोगों की हरकतें नहीं जानती हो। सरला की बात सुनकर मैंने चौंकते हुए उसकी चेहरे की तरफ देखा। तभी अचानक मेरी सास की आवाज़ आई थी। वह कहने लगी, कहाँ मर गई बहू? तुझे अपने कमरे में आने के लिए कहा था ना? सरला कहने लगी, भाभी, आप जल्दी से बड़ी मालकिन के कमरे में चली जाओ, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी सास के कमरे में आई तो उन्होंने मुझे अपने पैर दबाने के लिए कहा था, और न जाने कितने घंटों तक मैं अपनी सास के पैर दबाती रही थी। इस घर में मुझ में और सरला में कोई फर्क नहीं था। वह भी एक नौकरानी थी और मैं भी इस घर की बहू होते हुए भी नौकरानी थी। दिन ब दिन मेरी आंखों के सामने आते जा रहे थे। गांव वाले जितनी मेरे ससुराल वालों की तारीफ कर रहे थे, उनमें से एक भी खूबी इन लोगों के अंदर नहीं थी। हाँ, इतना जरूर था कि मेरे ससुर पुराने जमींदार और अमीर इंसान थे। मेरे ससुर और उनके दोनों बेटे रात को एक साथ बैठकर शराब पिया करते थे, और मेरा पति शराब पीने के बाद जब कमरे में आता तो मेरे साथ अपनी हवस पूरी करता था। यह सारी बातें मेरे लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। इन लोगों ने मुझे अभी तक मेरे मायके भी जाने नहीं दिया था। मैं अपने मायके जाना चाहती थी। मैंने अपनी सास से मायके जाने की इजाज़त ली तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि अब यही तेरा ससुराल है और यहीं पर रहकर तुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने अपनी सास से कहा कि यह क्या बात है, आप मुझे यहाँ अपने बेटे की बहू बनाकर लाई हो। आपने मुझे मेरे पेरेंट्स से खरीदा नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास बैठे से खड़ी हो गई थी और उन्होंने जबरन मेरे बाल पकड़कर खींच लिए और कहने लगी कि हमें पता है तू पढ़ी लिखी है, इसलिए हमारे आगे ज़्यादा जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सास ने मुझे डांट डपट कर कमरे में भेज दिया था। मुझे यहाँ पर मोबाइल भी नहीं दिया गया था जिसके जरिए मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकूँ। न जाने क्यों मेरी शादी को 9 महीने हो गए थे, मगर मेरे पेरेंट्स मुझसे अभी तक मिलने के लिए नहीं आए थे। मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती थी। वह लोग तो शादी के बाद मुझे पूरी तरह से भूल गए थे। इस घर में मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव होने लगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी किस्मत शादी के बाद इतनी खराब होने वाली है। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था कि मैंने अपने पिताजी की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। उनको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों को वो मेरे लिए अच्छा समझ रहे थे, वे लोग मेरे लिए इतने भी बुरे हो सकते हैं, यह मुझे विश्वास नहीं था। धीरे धीरे समय इसी तरह गुजरता गया
और मेरी शादी को 9 महीने हो गए थे। अब मेरी सास ने एक बड़ी ही अजीब हरकत मेरे साथ करनी शुरू कर दी थी। वह दिन रात उठते बैठते मुझे बच्चा पैदा करने के लिए कहती थी। अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा था तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी प्रेगनेंसी में इतना समय क्यों लग रहा था, यह मैं नहीं जानती थी। मैं इतनी पढ़ी लिखी और समझदार होने के बावजूद भी अपने ससुराल वालों से बहुत डर कर रहती थी। उनके सामने मेरी आवाज़ तक नहीं निकलती। न जाने क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था। बस मैं दिन रात रोती रहती थी। मुझे इस घर में तसल्ली देने वाला सरला के अलावा कोई भी नहीं था। एक दिन मैं अपने कमरे की अलमारी के पास खड़ी हुई अलमारी के कपड़े सेट कर रही थी जब अचानक मेरा देवर कमरे के अंदर आया। मैंने अपने देवर से पूछा, जी भैया, आपको कुछ चाहिए क्या? तो उसने मेरे करीब आकर बातों ही बातों में मेरे गाल को छू लिया और कहने लगा, हाँ अदिति जी, आज जो हम आपसे वो लेने आए हैं जिसके लिए हम काफ़ी समय से तरस रहे हैं। मैंने एक झटके से अपने देवर का हाथ पीछे किया। मैं खुद भी पीछे की तरफ हो गई। मैंने अपने देवर से कहा कि वरुण भैया, तुम ये क्या कर रहे हो? तो मेरा देवर कहने लगा, क्या कर रहे हो, क्या मतलब? बस जो परंपरा है उसको निभाने आया हूँ। मेरा देवर फिर से मेरे करीब आकर मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने देवर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने देवर की ऐसी बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। बदले में मेरे देवर ने भी मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। कभी अपने पति को आवाज़ लगाती तो कभी अपनी सास को। मेरा पति, मेरे सास ससुर सब लोग कमरे में आ गए थे। मेरी सास ने कमरे के अंदर आते ही कहा, अरे किस बात का शोर मचाया हुआ है? मैं जल्दी से अपनी सास के गले लग गई और उनसे कहने लगी, देखो ना माँ जी, वरुण भैया मेरे साथ यह कर रहे हैं। ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने अपने पति से भी कहा कि देखो, आपका भाई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, आप इसे समझाओ। मैं इसकी भाभी हूँ, यह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर मेरी सास ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी सास ने कहा, यह खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मेरी इजाज़त लेकर ही यहाँ आया है। मेरी दोनों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी है, अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाते, हमेशा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हैं। मेरी सास मेरे गाल पर हाथ रखकर कहने लगी, अरे बहू, यह तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों भाइयों के बीच आगे चलकर भी मोहब्बत बनी रहेगी। तू हमें अभी तक अपने पति से बच्चा नहीं दे पाई है तो तेरा देवर तेरे इस काम में मदद करेगा। अब तेरे पति का बच्चा हो या तेरे देवर का बच्चा हो, जन्म तो वह तेरी कोख से ही लेगा ना, और बच्चों के पिता ये दोनों भाई कहलाए जाएंगे। आगे चलकर इन दोनों के बीच जमीन के बंटवारे भी नहीं होंगे, बल्कि ये दोनों खुशी खुशी एक ही जायदाद से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। अपनी सास की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मेरी सास ने फिर साफ साफ शब्दों में कह दिया, यह तेरे साथ सुहागरात मनाने आया है और आगे भी मनाता रहेगा। तू बहुत भाग्यशाली है जिसे एक नहीं, घर के दो दो मर्दों का प्यार मिलेगा। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। मैं कुछ भी करके इस पाप को अंजाम नहीं देना चाहती थी। मैंने अपने पति से कहा, माँ जी, यह कैसी बातें कर रही है? मैं तो आपकी पत्नी हूँ और सिर्फ आपकी ही पत्नी रहना चाहती हूँ। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वरुण भैया मेरे साथ? नहीं नहीं। तो मेरा पति कहने लगा कि यही हमारे गांव की प्रथा है और तुझे गांव की प्रथा के मुताबिक ही चलना होगा। बच्चा मैं पैदा करूं या मेरा भाई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुझे इस घर में रहना होगा तो हम दोनों की पत्नी बनकर ही रहना होगा। हमारी प्रथा यही कहती है कि जिस घर में 2 भाई हो या 6 भाई हो, उन सबकी एक ही पत्नी होनी चाहिए। ऐसा करने से भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे नहीं होते और सारे भाई एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा बच्चा सारी जायदाद का इकलौता ही मालिक होगा। अपने पति की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसी घटिया और घिनौनी प्रथा को नहीं मानती। मेरे पति ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि बात तो तुझे माननी ही होगी, अब प्यार से मान या फिर जबरदस्ती। मेरी सास हंसते हुए कहने लगी, देखा मेरे दोनों बेटे कितने आज्ञाकारी है। यह कहकर सारे लोग कमरे से निकल गए। सिर्फ मेरा देवर ही बचा था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे देवर ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। अब हर रोज मेरे साथ ऐसा ही होने लगा था। पहले मेरा पति मेरे साथ अपनी हवस पूरी करता और फिर थोड़ी देर के बाद मेरा देवर आ जाता था। मुझे अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लगी थी। मैं इस घिनौनी प्रथा का लगातार शिकार हो रही थी।
मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगी थी। बस मुझे किसी तरह अपने माता पिता की तलाश थी। मैं उनसे सवाल करना चाहती थी कि आखिर आप लोगों ने मेरी शादी इस घर में क्यों करवाई। आप लोग अपने गांव की प्रथाओं को अच्छी तरह से जानते थे, तो फिर आपने अपनी बेटी को इस प्रथा का शिकार होने के लिए क्यों छोड़ दिया। मैं बड़ी ही मुसीबत भरी जिंदगी गुजार रही थी। फिर मुझे एक ऐसी खबर मिली जिसने मुझे चौंका कर रख दिया था। मैं गर्भवती थी। यह बच्चा मेरे पति का था या फिर मेरे देवर का, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मगर मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे और मेरे ससुराल में खुशियां मनाई जा रही थी कि उनके घर में अब उनका वारिस आने वाला है। मेरी शादी को इतना समय हो गया था, इन लोगों ने मुझे इस काल कोठरी में बंद करके रखा था। मैं सिर्फ घर में ही रहती थी। मुझे घर से बाहर निकलने की भी बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। मैं चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं जैसे तैसे इस घर से निकलना चाहती थी, क्योंकि मैं इस गांव के माहौल में और इस परिवार के माहौल में अपने बच्चों को बिल्कुल भी पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं अपने बच्चों को इन दरिंदों के हवाले नहीं करना चाहती थी। मेरा तीसरा महीना चल रहा था और मेरी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि इस घर में मुझ पर काम का लोड बहुत ज़्यादा था। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही थी, तभी अचानक मुझे किचन से सरला के जोर जोर चीखने की आवाज़ आई। तो मैं जैसे ही किचन की तरफ भागी तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे ससुर सरला की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वह बेचारी जोर जोर से चीख रही थी। उसकी चीख पर ना तो मेरी सास आई थी और ना ही मेरा पति और ना ही मेरा देवर। मैंने अपने ससुर से सरला को बचाया था और उसने कहा था कि वह उसके साथ यह सब क्या कर रहे हैं। मेरे ससुर ने कहा कि इसे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने इसे पैसे दे दिए। अब मुझे इससे अपने पैसे वसूल करने हैं। वह मेरे ससुर से इतने ज़्यादा डर गई थी कि उसने उनको पैसे वापस कर दिए। मैं और सरला एक दूसरे से लिपट कर बहुत रो रहे थे, क्योंकि हम दोनों की हालत एक जैसी ही थी। मैंने सरला से कहा कि हमें कुछ भी करके इस घर से भागना होगा। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो हम दोनों की जिंदगी यहाँ रहते रहते बर्बाद हो जाएगी। हम अब तो सरला भी ऐसा ही चाहती थी। इससे पहले वह कई बार इस घर की नौकरी छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन मेरा देवर जबरदस्ती उसे यहाँ ले आया था, क्योंकि जब शुरू में वह नौकरी पर लगी थी तो इन लोगों ने अपनी माँ के इलाज के लिए पहले ही काफ़ी सारा एडवांस ले चुकी थी। वह पैसों की तरफ से बहुत मजबूत थी, इसलिए इस घर से नौकरी छोड़कर कहीं और नौकरी पर नहीं लग सकती थी। सरला ने मुझे घर से भागने के लिए एक प्लान बताया था। उसने कहा था कि भाभी, आप इस घर से निकलने के बाद इन लोगों के चुंगल से आज़ाद हो जाओगी। मेरी क्या है, मैं तो एक गरीब औरत की बेटी हूँ। मेरी इज्जत के साथ तो ये लोग कई बार खिलवाड़ कर चुके हैं, मगर यह बात मैंने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताई है। अगर मैंने उनको ये सब बता दिया तो वह जीते जी मर जाएगी। मगर आपके पेट में तो एक नन्ही सी जान पल रही है। आपको इन लोगों से अपनी जान छुड़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चा पैदा हो जाने के बाद ये लोग आपके ऊपर और भी ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर देंगे। अभी आपके साथ जो कुछ हुआ है वही सब आगे और बच्चों में भी किया जाएगा। सरला की बात बिल्कुल ठीक थी। मैं सब कुछ आगे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने और सरला ने इस घर से भागने का फैसला कर लिया था। उसके बाद जो अंजाम होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो मुझे इन लोगों से अपनी जान छुड़ानी थी। सरला रात के समय अपने घर चली गई थी, मगर आधी रात के समय वह मुझे यहाँ से भगाने में मदद करने के लिए लेने के लिए आ गई थी। मेरा पति और मेरे ससुराल वाले गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने अपना सामान बांध लिया था और मैं खामोशी से के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई घर के दरवाजे तक पहुंची थी। तभी अचानक मेरे कंधों पर किसी ने हाथ रखा था। सरला घर के बाहर खड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे खिड़की से बाहर आने का इशारा किया था। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मेरी सास थी, जिन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि आधी रात को कहाँ जा रही है। जब उन्होंने मेरे हाथ में बैग देखा तो वह समझ गई थी कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। मेरी सास इतनी देर में शोर मचाने ही वाली थी कि मैंने जल्दी से अपनी सास को जमीन पर जोरदार धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिरते ही चीखने चिल्लाने लगी और मैं जल्दी से दरवाजे पर लगे हुए ताले को चाबी से खोलने लगी। ताले की चाबी के बारे में मुझे हमेशा पता रहता था कि वह कहाँ रखी हुई होती है, इसलिए मैंने तालों को जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश की ताकि मैं घर से बाहर निकल सकूं। घबराहट की वजह से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, जबकि घर के बाहर खड़ी हुई सरला भी बुरी तरह से घबरा रही थी। इतनी ही देर में मेरा पति आ गया और उसने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि मेरी सास चिल्लाते चिल्लाते घर में काफ़ी शोर कर चुकी थी। उनके शोर की आवाज़ से सब लोग उठ गए थे। उसके बाद उन सब लोगों ने मुझे बुरी तरह से पीटा।
जबकि सरला को पता चल गया था कि मैं पकड़ी गई हूँ, इसलिए वह बाहर से ही भाग गई। ससुराल वालों ने मुझे घर से भागने पर इतना मारा था कि मेरा मिसकैरेज हो गया था और मेरे शरीर पर काफ़ी सारे घाव के निशान हो गए थे। मैं बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और फिर मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो यह देखकर मैं दंग रह गई कि मैं अस्पताल में मौजूद थी और मेरी आंखों के सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे। पुलिस वालों को देखकर मैं अचानक घबरा गई थी। पुलिस वाले मुझसे बयान लेने के लिए आए थे। दरअसल कल रात जो मेरे साथ हादसा हुआ था, जिसमें मेरे ससुराल वालों ने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा था, उस हादसे के दौरान शर्ला आधी रात के समय भागकर अपने घर पर नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन चली गई थी और उसने मेरे ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस जब सरला के साथ मेरे ससुराल पहुंची तो उन लोगों ने जब मुझे इस तरह की गंभीर अवस्था में देखा तो उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और मेरे ससुराल वालों को अरेस्ट कर लिया था। अब पुलिस को सिर्फ मेरे बयान का इंतजार था। एक पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या यह सच है कि तुम्हारे ससुराल में तुम पर अत्याचार किया जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि सरला ने तुम्हारे ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और वह मौके पर ही हमें तुम्हारे ससुराल ले गई थी, जहां से हमें तुम गंभीर अवस्था में मिली हो। हमने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तुम्हें डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब हमें सब कुछ सच सच बताना होगा। मैंने पुलिस को सच सच बता दिया था कि ये लोग प्रथा के नाम पर मेरे साथ कितनी दरिंदगी करते हैं और तो और इन लोगों की दरिंदगी का शिकार सरला भी कई बार हो चुकी है। पुलिस ने मेरे बयान लेने के बाद मेरे ससुराल वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया था। मैंने पुलिस वालों से हाथ जोड़कर कहा था कि मैं अपने ससुराल वापस जाना नहीं चाहती। उन लोगों से मुझे डर लगता है। प्लीज प्लीज़ आप लोग मुझे उनसे बचा लीजिए। पुलिस वालों ने मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ किया जाएगा। मेरा बच्चा तो इस दुनिया से जा चुका था। मुझे अपने बच्चे को खोने का बेहद अफसोस था। मैं अस्पताल में ही थी जब मेरे माता पिता मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन लोगों को देखकर मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, मगर फिर मुझे यह एहसास हुआ कि आज ये लोग इतने समय के बाद मुझसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने अपने माता पिता से सवाल किया कि क्या इस पूरे 1.5 साल में आप लोगों को अपनी बेटी की याद नहीं आई। मेरी माँ मुझे देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी थी, जबकि मेरे पिता की आंखों में भी मुझे शर्मिंदगी साफ महसूस हो रही थी। मेरे पिताजी ने शर्मिंदा होते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगे कि माफ़ कर दे बेटी, मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतने घटिया लोग हैं कि मेरी बेटी की हालत इतनी ख़राब कर देंगे। मेरे पिताजी ने बताया था कि मैं अपना सारा पैसा तेरी पढ़ाई पर खर्च कर चुका था। मेरे पास तेरी शादी के लिए पैसे नहीं बचे थे। जब तू शहर से पढ़ाई कर गांव आई तो जमींदार ने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था और वह मुझ पर तुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए दबाव डाल रहा था, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तेरी इतनी जल्दी शादी कर सकूं। जमींदार ने मुझे लालच दिया था कि वह मुझे मेरी बेटी के बदले में लाखों रुपए देगा, जिस पर मैं अपने घरेलू हालात ठीक कर सकता हूँ। उससे तेरे लिए मामूली सा दहेज भी इकट्ठा कर सकता हूँ। जब जमींदार के बेटे ने तुझे देखा तो उसे भी तू बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि वह जल्द से जल्द शादी करना चाहता है और उसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, मगर उन लोगों की एक शर्त थी कि शादी के बाद हम दोनों में से कोई भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आएगा और ना ही वे लोग कभी तुझे हमसे मिलने भेजेंगे। मैंने इन लोगों से इस बात की वजह पूछी कि ये लोग मेरी बेटी को मुझसे दूर क्यों करना चाहते हैं, तो जमींदार ने बताया कि वह बड़ा आदमी है, गांव की काफ़ी सारी ज़मीनें हैं उसके नाम पर, उसके घर में रुपया पैसा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और बड़े लोग तो इसी तरह के होते हैं, अपने घर की बहुओं को ज़्यादा किसी से मिलने जुलने नहीं देते और न ही उनके मायके का कोई ससुराल में कदम रखता है। उसने कहा था कि अगर तुमने ज़बरदस्ती अपनी बेटी से मिलने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारी बेटी का घर भी बिगड़ सकता है और जिसकी वजह से वह अपने ससुराल में खुश भी नहीं रह पाएगी। मैं तो बस हमेशा तुझे तेरे ससुराल में खुश देखना चाहता था। यही वजह थी कि हमने तेरी कभी खबर लेने की कोशिश ही नहीं की। हम तेरा घर बिगड़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जमींदार मुझे कभी कभी मिलता तो मैं उससे तेरे हालचाल लेता रहता था, तो वह मुझे यही भरोसा दिलाता था कि तुम्हारी बेटी हमारे घर में बहुत खुश है और इतनी सेहतमंद हो गई है कि तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। तेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर मेरे दिल को तसल्ली होती थी कि मेरी बेटी अच्छे परिवार में शादी करके गई है। कल रात जब गांव में
यह बात फैल गई कि पुलिस ने आकर तेरे ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया है, तो मैं दौड़ते हुए तेरे घर पहुंचा। तुझे ऐसी हालत में देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मैंने अपने पिताजी से कहा, तो आप लोगों ने मुझे इस जमींदार के हाथों बेच दिया था और फिर पलट कर कभी खबर लेने की कोशिश इसलिए नहीं की ताकि अपनी बेटी का घर ना बिगड़ सके। आप लोगों की बेवकूफ़ी पर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। जरा आप लोग दिमाग लगाइए कि जो इंसान शादी से पहले ही शर्त रख रहा है कि वह आपकी बेटी को कभी आपसे मिलने नहीं देगा, तो फिर इस बात की क्या गारंटी कि उस घर में शादी के बाद आपकी बेटी खुश रहेगी। मेरे पिताजी शर्मिंदगी से मुंह लटका कर खड़े हुए थे। उनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने उन लोगों को अपने ऊपर आप बीती सब कुछ बताई थी, जिसे सुनकर मेरे माता पिता की आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने उनको बताया कि अगर वह नौकरानी सरला हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद आपकी बेटी आपको मरी हुई मिलती। उस नौकरानी को मेरी इतनी फिक्र थी कि उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। लेकिन आप लोग मेरे माता पिता थे, फिर भी आपने मुझे उस नर्क में धकेल दिया। मैंने जब अपनी माँ को बताया कि प्रथा के नाम पर मुझे 2 भाइयों की पत्नी बनाया गया था, तो पूछो आखिर यह हमारे गांव की कैसी प्रथा है जहाँ पर सारे अत्याचार सिर्फ और सिर्फ औरतों पर ही होते हैं। मेरे माता पिता के पास मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। भगवान की कृपा से मैं बच गई थी। मेरे ससुराल वालों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, मगर मैं अब अपने गांव की औरतों के साथ यह सब कुछ नहीं होने देना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद जब मैं रिकवर हुई तो मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया और नौकरी करके सबसे पहले शर्ला की माँ का इलाज करवाया था। मगर उनकी बीमारी ऐसी थी कि वह बेचारी ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रह सकी और सरला अपने माता पिता के बिना अकेली रह गई थी। मैंने उसका साथ दिया था और उसको अपने घर अपनी बहन बनाकर ले गई थी। मेरे माता पिता ने उसे बेटियों की तरह प्यार दिया। मैं अब शहर में रहकर एक न्यूज़ चैनल में काम कर रही हूँ और मैंने अपने चैनल के थ्रू अपने गांव की प्रथाओं को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है कि सारे गांव वाले मेरे खिलाफ हो गए थे। मगर पुलिस के सपोर्ट से और भगवान की कृपा से मैंने अपने गांव की इस घिनौनी प्रथाओं और रीति रिवाजों को अपने गांव से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। सरपंच जी मेरी इतनी हिम्मत दिखाने पर मुझे गांव से निकालना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मेरी वजह से उनके गांव में बहुत बदनामी हो रही है। लेकिन पुलिस ने मेरा इतना साथ दिया था कि पुलिस सरपंच जी के पीछे पड़ गई थी और सरपंच जी को गांव के पुराने रीति रिवाजों और ये प्रथाएं खत्म करनी पड़ गई थी। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जैसे शहर के लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, वैसे ही गांव के लोग भी अब से नॉर्मल लाइफ ही जिएंगे। उन्हें किसी भी रीति रिवाज और प्रथाओं का सामना करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। मेरी कड़ी मेहनत ने गांव की कितनी सारी औरतों पर अत्याचार होने से बचा लिया था। आज मेरे माता पिता खुश होते हैं कि मेरा नौकरी करने का फैसला बिल्कुल सही था। मैं भले ही शहर में रहकर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहती थी, मगर मैं गांव के रीति रिवाजों को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। इसलिए मैंने एक न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया और अपने गांव की एक एक बात लोगों के सामने पेश की, जिस पर शहर के बड़े बड़े नेता और भी कई न्यूज़ चैनल हमारे गांव के रिवाजों के खिलाफ हो गए थे। और फिर इन सब लोगों के सामने हार मानकर सरपंच जी को ये प्रथाएं खत्म करने पर उतर आना पड़ा था। मैं आज भी शहर में रहकर नौकरी कर रही हूँ और आज ही अपने गांव का आना जाना करती हूँ। सरला मेरी छोटी बहन बनकर मेरे घर में मेरे साथ रह रही है। गांव की बहुत सारी औरतें मुझे आशीर्वाद देती हैं और उनकी ही प्रार्थनाओं का नतीजा है कि मैं आज अपने चैनल में कामयाब न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मेरे माता पिता और गांव वाले मुझ पर गर्व महसूस करते हैं, जबकि मेरे ससुराल वालों को तो इतनी लंबी सजा हुई कि वे लोग इतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं निकल सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।